आपको अगर जंगों की फिल्में देखने का इत्तेफाक हुआ हो, या फिर आपने ज़िंदगी में कुछ जंग देखी हो, या फिर आपके किसी बुज़ुर्ग ने, हमसाये ने, फैमिली के लोग, किसी शख्स ने, वालिद ने, आपके खालू ने, आपके फूफा ने, किसी ने भी अगर जंग लड़ी हो तो वो इस चीज़ को बखूबी जानता है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा। जंग के दरमियान जब दुश्मन को निशाना बनाता है तो वो उसको कत्ल करने की कोशिश नहीं करता। ये याद रखिएगा कि दुश्मन को मारने की कोशिश नहीं करता, हमेशा दुश्मन को जख्मी करने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि आप दोनों दुश्मन हैं, ये दुश्मन, अब ये दुश्मन इसको मारेगा क्यों नहीं भाई? जब वो आपके निशाने पे है तो आप निशाना लें और ट्रिगर दबाएं, ड्रिल की आवाज़ आएगी और दूसरा जो सिपाही होगा या सोल्जर होगा वो मर जाएगा, आपकी जान छूट जाएगी। और अगर आप उसे ज़ख्मी करेंगे तो हो सकता है वो दोबारा हथियार ले, आपके ऊपर बम फेंक दे, आपको गोली मार दे, कुछ भी कर दे। ऐसा ही है ना? तो आप मारेंगे क्यों नहीं उसको? उसकी रीज़न ये है कि जब एक शख्स मर जाता है तो वो मर जाता है, बस वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन जब कोई ज़ख्मी होता है तो उस ज़ख्मी को उठाने के लिए आपको कम से कम 4 लोग चाहिए होते हैं। मसला एक तो उसका साथी जो साथ लड़ रहा होगा, अब वो सामने निशाना नहीं ले सकेगा, वो इसकी जो आहुसारी है, इसकी जो चीखो पुकार है उस पर तवज्जो दे रहा है। तो वो जो साथी जिसने दुश्मन को मारना था, अब उसकी तवज्जो बट गई, अब वो अपने साथी की तरफ देख रहा है और साथ साथ उसे बंदूक भी रखी हुई है और इस साइड से इसकी मरहम पट्टी करने की कोशिश भी कर रहा है, इसका खून रोकने की कोशिश भी कर रहा है और साथ एक टेलीफोन भी कर रहा है कि भाई मेरा एक साथी ज़ख्मी हो गया है, फौरी तौर पे इसके लिए कुमक भेजें, इसके लिए सपोर्ट भेजें। और इसके साथ साथ और जो लोग हैं, मसलन अब देखिएगा कि इससे पीछे जो सोल्जर्स हैं, अब उन्होंने जंग लड़नी है, लेकिन अब उनको भी मसला बढ़ गया है कि हमारा साथी एक ज़ख्मी है तो हमने उसको निकालना है। तो वो 4-5 साथी जो उस वक्त जंग का हिस्सा थे, वो जंग छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, वो जो अपने ज़ख्मी साथी है उसको उठा के वो वापस अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या कैंप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान जो आपका दुश्मन है वो बड़ी आसानी से इन 4 लोगों को भी निशाना बना सकता है, इनको भी शिकार बना सकता है अपना। और अगर उसने गोली एग्जैक्ट लगा दी, दिल पे लग गई, यहाँ सर पे लग गई, तो वो तो बंदा मर जाएगा। तो ये जो 4 साथी है उसके, वो ज़्यादा इंतकाम के साथ, ज़्यादा गुस्से के साथ लड़ेंगे और फिर वो ज़्यादा प्रिसाइजली फायरिंग करेंगे, ज़्यादा बंदे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका साथी मरा हुआ पड़ा उनके साथ। तो फौज में या लड़ाई में हमेशा कोशिश की जाती है कि दुश्मन के सिपाही को ज़ख्मी किया जाए, उसे मारा ना जाए, क्योंकि जब वो ज़ख्मी हो जाएगा तो उसके 4 साथी उसके साथ इंगेज हो जाएंगे और वो 4 साथी जो उस वक्त जंग लड़ रहे थे वो जंग से निकल के इस सारी एक्सरसाइज में मुलवस हो जाएंगे, जिसका ज़ाहिर दुश्मन को फ़ायदा होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है जंगों की, ये सिर्फ जंगों के अंदर नहीं होते, ये आम नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी होते हैं। मसलन मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने 3 टेस्ट हैं, अगर आप इन 3 टेस्टों से गुजरे हुए हैं तो फिर आप बता सकते हैं कि ये सोसाइटी कैसी है। मसलन अगर आपने मकान बनाया हो, मैं दोबारा कहता हूं कि अगर आपने घर बनाया हो तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि सोसाइटी कैसी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि घर में 600 डिसीजंस करने पड़ते हैं आपको। 600 डिसीजंस में 600 मुख्तलिफ वेंडर्स, 600 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ आपका राब्ता होता है और उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान कितना 2 नंबर मुल्क है, ये यहाँ पे कितने 2 नंबर लोग रहते हैं। कि अगर आप कील लेने जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, आपको सीमेंट लेना चाहते हैं प्रॉब्लम होता है, आप सरिया लेने जाते हैं प्रॉब्लम होता है। ईंट वाला आपको प्रॉपर ईंट नहीं देता, पैसे ज़्यादा ले लेगा, ईंटें ख़राब दे देगा और वो भी अपने वक्त पे आपको नहीं देगा, 1-1 महीना 2-2 महीने लेट कर देगा और आपकी लेबर बैठी रहेगी। फिर आप लेबर के पास फंस जाएंगे। फिर उसके बाद फिनिशिंग तक 600 डिसीजन, 600 वेंडर्स, 600 इंडस्ट्रीज और आपको पूरी सोसाइटी का पता चल जाता है कि सोसाइटी कैसी। सेम इसी तरह अगर आपने कोई मुकदमा भुगत लिया इस माशरे में, अगर आपके खिलाफ कोई केस बन गया, आप किसी अदालत में चले गए, तो फिर भी पूरा माशरा खुल के आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी अदालतें इतनी खौफनाक है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सर, आपके खिलाफ अगर एक नोटिस जारी हो गया, आपको उस नोटिस से जान छुड़वाने के लिए कम से कम 10-12 साल चाहिए आपको। यानी आप कचहरियों में जाएंगे, जजों के सामने पेश होते रहेंगे, एक पेपर के बाद दूसरा पेपर, दूसरे के बाद तीसरा पेपर, एक वकील के बाद दूसरा वकील, फिर तीसरा वकील, फिर वकीलों को लाना इटसेल्फ एक काम होता है, क्योंकि वकील ने फीस लेने के बाद ज़रूरी नहीं वो आपके केस लड़ने के लिए अदालत भी पहुंच जाए। वो अपने मुंशी को भिजवा के कहेगा कि अगली तारीख लें, और अब आपको हर तारीख पर अदालत जाना पड़ता है और अगर आप नहीं जाते तो आपकी ज़मानत मनसूख हो जाती है और आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेते।
तो मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आपने इस माशरे को समझना है कि ये कितना 2 नंबर माशरा है या हम जैसे लोग जो उनके अंदर कितना फॉल्ट है, आप सिर्फ कोई केस भुगत लें, आप किसी केस का हिस्सा बन लें, आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ होती क्या है, गुजरती क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि इस सोसाइटी में अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर ले, उससे भी आपको उस पूरे माशरे का पता चलना है, क्योंकि बच्चियों की शादियों के अंदर इतने प्रॉब्लम आते हैं सोसाइटी में। हर शख्स जो आपको एक सब्ज़ बाग दिखा रहा है, जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है उस ख़ानदान के साथ, तो पूरा ख़ानदान ही खुल के सामने आ जाता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी होती लोगों ने, यहाँ पे मेहराब के निशान बने होते हैं उनके, लेकिन जब आपकी बेटी रुखसत होकर उनके घर जाती है तो उसको पता चलता है कि ये मेहराब भी जैली हैं, ये दाढ़ियाँ भी वो काम नहीं कर रहे जो इनको करना चाहिए था। पूरा माशरा जो है जो आपके सामने खुल के सामने आ जाता है। सेम इसी तरह ये जो तीनों वाकयात हैं, ये तीनों इश्यूज़ हैं, ये तीनों ट्रेनिंग्स हैं, ये फौज से या जंग से रिलेटेड हैं, मिलती जुलते हैं। जब आप इनमें फंसते हैं इन तीनों में, तो आप एंगेज हो जाते हैं। मतलब आपने घर बनाना शुरू कर दिया तो ऐसा खौफनाक किस्म की एंगेजमेंट आपकी होगी उसके साथ कि आपको लग समझ आएगी, क्योंकि वो सारी 6 इंडस्ट्रीज आपको एंगेज कर लेंगे। तो वो घर बनाना तो अलग हो जाएगा, जो आपके अंदर बाकी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे वो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज भी बना देंगे, आपको शुगर का मरीज भी बना देंगे, वो आपको पागल कर लेंगे सर। सेम इसी तरह अगर आप अदालत के चक्कर में पड़ गए तो आपने तो काम करना होता है ना सर। आपने सुबह उठना है, आपने ऑफिस जाना है, आपने कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, आपने कुछ चीज़ सेल करनी है, आपने वहाँ पे काम करना है अपने कोलीग्स के साथ। तो आप ऑफिस नहीं जा पा रहे, अब आप घर से सीधा अदालत ही जाएंगे और अदालत के जो तकाजे होंगे वो भी आपको इंगेज कर लेंगे और वहाँ फंसते चले जाएंगे। सेम इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आपकी बेटी का गलत रिश्ता हो गया तो वो आप जो कुछ ज़िंदगी में आपने कमाया है, जो कुछ आपने अचीव किया, वो सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा, फिर आप उस एंगेजमेंट पे चले जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दुश्मन के सिपाही को कत्ल नहीं करता, उसको जख्मी कर देता है, बिल्कुल इसी तरह ये तीनों इश्यूज जो हैं ये आपको एंगेज कर लेते हैं, ये आपको जख्मी कर देते हैं और आप उसमें फंसे रहते हैं। बिल्कुल माशरे में ये जो 3 मिसालें हैं ना, माशरे में भी इसी तरह ही होता है कि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो आप उसको उसके काम से डाइवर्ट कर दें, यानी वो अपना काम ना कर सके, फोकस ना कर सके। हम जब जवान होते थे और कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते होते थे, हॉस्टलों में पढ़ते होते थे, तो अक्सर लड़के जिस लड़के को देखते थे कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसे उसकी तवज्जो बटाने के लिए कुछ ना कुछ अजीबोगरीब सी हरकत कर देता था। बस एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी रज़ाई के अंदर आग लगा दी, तो अब उसका सुबह पेपर है, अब वो रज़ाई जो उसकी आग बुझाएगा या तैयारी करेगा, तो उसके बाद फौरी तौर पे अपनी रज़ाई उठाई, उसने उसको जूते मारने शुरू कर दिए या उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया, उसको ठंडा करने में अब 2, 4, 5 घंटे उसके ज़ाया हो गए। तो वो जो उसने पढ़ना था, पढ़ने के बजाय जो है वो रज़ाई की आग बुझाने के चक्कर में पड़ गया। सेम इसी तरह कि एक बहुत अच्छा जो स्टूडेंट्स होता था, जो दूसरे स्टूडेंट जो उससे जेलस होते थे, वो उसको कोई ना कोई नोटिस जारी करवा देता था, उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दे देते थे, जो प्रिंसिपल साहब उसको बुला लेते थे। अब जो तवज्जो उसने पढ़ाई पे देनी होती थी वो उससे निकल के फौरी तौर पर प्रिंसिपल साहब के दफ्तर के सामने बैठ जाता। तो 2, 4, 5 दिन उसके इस तरह ज़ाया हो जाते थे और पढ़ने का टाइम ज़ाहिर उसको मिलता नहीं था। तो उस एंगेजमेंट में वो उस आदमी के, उस बच्चे के नंबर कम आ जाते थे। सेम इसी तरह मोहल्ले के अंदर अगर एक अमीर आदमी है और उसने प्रोग्रेस कर ली है, तरक्की कर ली है, तो उसको डाइवर्ट करने का, उसकी तवज्जो बैठाने का क्या ज़बरदस्त तरीका है कि आप पुलिस को एक दरख्वास्त दे दें, आप अदालत में एक उसके खिलाफ केस दायर कर दें, आप नैब को एक एप्लीकेशन दे दें। तो जब वो आदमी जो प्रोग्रेस कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो उसके बाद वो नैब के चक्कर में पड़ जाएगा, रोज़ वहाँ पर जाएगा, रोज़ वहाँ से एक अजियत और तकलीफ़ लेके वापस जाएगा। तो सोसाइटी में याद रखिएगा कि जब किसी आदमी को नुकसान पहुँचाना हो तो नुकसान पहुँचाने वाले उसको मारते नहीं हैं, उसको सिर्फ ज़ख्मी करते हैं, और ये जो ज़ख्म होते हैं उसकी पूरी कारकर्दगी को लेकर बैठ जाते हैं। आज के व्लॉग क्यों सारे, आज संडे है और आप यकीनन ब्रंच को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको नॉन पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मुझे बार बार इस सोसाइटी में यह महसूस होता है कि हमने हर बंदे को इंगेज कर लिया, उस तरह इंगेज कर लिया है कि जिस तरह जंगों के दरमियान एक फ़ौजी दूसरे फ़ौजी को इंगेज कर लेता है। उसका नुकसान ये होता है कि पूरा माशरा बैठ जाता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका वो यही है कि हम एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहा है। मैं आपसे छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है उसका काम क्या होता है। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जो बहरान है मुल्क का, उससे निकाले आपको। मसलन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है,
तो गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से डिफॉल्ट से निकालें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, हमारे पास पेट्रोल लेने के पैसे नहीं होंगे, पेट्रोल बंद हो जाएगा, सारी गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर रुक जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल तो होगा नहीं, पेट्रोल पंपों में पेट्रोल गायब हो जाएगा, और उसके नतीजे में ये जो बिजली चल रही है, आपको ये लाइट जला लेते हैं आप, या आप पंखा जला लेते हैं या हीटर जला लेते हैं, वो बंद हो जाए, क्योंकि हमारा 70% हमारी जो बिजली है वो तो फ्यूल पे बन रही है, या फर्नेस आयल अगर बाहर से नहीं आएगा तो बिजली बंद हो जाएगी। अब बिजली बंद होगी तो पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर पानी खींचने के लिए मोटरें चाहिए ना जी, मोटरों को बिजली चाहिए। अब बड़े बड़े ट्यूबवेल जो शहर के अंदर पानी सप्लाई करते हैं उनके पास तो बिजली नहीं होगी, तो आप शहर के अंदर आपकी बिजली का पानी का बहरान भी पैदा हो जाएगा, और जब पानी का बहरान पैदा होगा तो सीवरेज भी आपके चौक हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ तो पानी नहीं है, तो पूरे शहर के अंदर जो अब बदबू आएगी, जो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगाएं। और सेम इसी तरह गैस का बहरान भी पैदा हो जाएगा, तो जब लोड शेडिंग होगी, पानी का मसला होगा, सीवरेज का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर गाड़ियाँ आपके पास नहीं होंगी, कोई शख्स दफ्तर नहीं जा सकेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं जा सकेगा, कोई स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकेगा, कितना बड़ा क्राइसिस आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो गवर्नमेंट जो है उसका काम तो ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए। लेकिन इमरान खान साहब को देखें कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। वो पिछले 10 महीनों से इस गवर्नमेंट को ज़ख्मी कर रहा, यानी गवर्नमेंट का कोई एक भी मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो जम के काम कर पा रहा हो, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो जम के काम कर पा रहा हो, क्योंकि उसकी वजह उसकी इंगेजमेंट तो इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब जब महसूस करते हैं कि देखिए IMF के साथ इनका एग्रीमेंट करीब पहुंच गया, तो वो फौरी तौर पे कभी जेल भरो स्कीम शुरू कर देते हैं, कभी पंजाब गवर्नमेंट तोड़ देते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट तोड़ देते हैं, कभी इस्तीफे देते हैं, और वो जो एग्रीमेंट के करीब पहुंचा होता है पाकिस्तान या हुकूमत, वो ज़ाहिर है फिर दोबारा स्लिप हो जाता है, फिर पाकिस्तान उसी बहरान का शिकार हो जाता है। सेम इसी तरह जब हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होने लगती है तो इमरान खान साहब कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे चले जाते हैं, और जब डॉलर को स्टेबल होने लगता है तो इमरान खान साहब की एक तकरीर काफ़ी होती है उसके लिए। तो इमरान खान साहब बेसिकली ज़ख्मी कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा। अब इसी को अगर हम बाकी चीज़ों में देखें कि मसलन मिनिस्ट्रीज़ जो है ना, उनका क्या काम होता है, मसलन गैस की मिनिस्ट्री जो है उससे आपको गैस प्रोवाइड करने, वापटा की जो मिनिस्ट्री है वाटर एंड पावर की, उसका काम ये है पानी का बंदोबस्त करे और बिजली का बंदोबस्त करे। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है ना, उसका क्या काम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हेल्प कर सके। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंस को बेहतर बना सके। FBR का क्या काम है, ज़्यादा बेहतर टैक्स कलेक्ट कर सके, और ताकि ख़जाना जो है उसके अंदर पैसे हों और उससे हुकूमत चलाई जा सके। और इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या काम है, ताकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ये काम करे कि आप सब इत्मीनान से सो सकें और पुलिस जो है अपना काम करती रहे। लेकिन जब हम इन मिनिस्ट्रीज़ को इंगेज कर लेंगे, वैसे फ़र्ज़ करें कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो लोगों की हिफाजत करने के बजाय या मुजरमों को पकड़ने की बजाय वो सारा दिन अगर जलसे और जुलूसों के साथ डील करती रहेगी या जेल भरो स्कीम के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी, तो ज़ाहिर है मुजरमों को किसने पकड़ना, पुलिस का काम किसने करना है। और फ़ौज को आप देख लीजिए, फ़ौज का काम तो बाहर की सरहदें जो है ना उनकी हिफाजत करना है, लेकिन जब उन्हें फ़ौज को हम अंदर इंटरनली इन्वॉल्व कर लेंगे तो ज़ाहिर है हमारी जो सरहदें हैं वो तो खाली हो जाएंगी, वहाँ पर तो फिर काम नहीं हो सकेगा, तो वहाँ से दुश्मन फिर अटैक करेगा। ऐसी बात है ना। और अगर वजारत खारजा जो उसका काम बाहर है, हमारे वज़ीर खारजा को मैक्सिमम टाइम मुल्क से बाहर गुजारना चाहिए, और जब हम उसे पाकिस्तान के अंदर एंगेज कर लेंगे तो वज़ीर खारजा तो बाहर नहीं जा सके। अब जो बाहर ही नहीं जा सकेगा तो दूसरे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। जब दूसरे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो बाहर से डॉलर नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा, तो पाकिस्तान को नुकसान है। तो हम कर ये इस मुल्क के अंदर रहे हैं कि हम हर इदारे को, हर शख्सियत को ज़ख्मी कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इशू आप देख लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अपील का आखिरी फोरम है, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट से नीचे होती है सिविल कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, यहाँ पे ट्रायल खत्म हो जाता है। उसके बाद एक फाइनल अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन हमने उसे इतना ज़्यादा एंगेज कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रही, वो भी ट्रायल कोर्ट बन चुकी है। वहाँ पे अब अपील्स नहीं जा रहे, वहाँ पे मुकदमे जा रहे हैं, और वहाँ पे वकला एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं उसके अंदर। लिहाजा हमने इस अपील कोर्ट जो थे उसको भी हमने एंगेज कर लिया, उसको भी ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। अब अगर एक लार्जर बेंच जो है वो सिर्फ इलेक्शंस का फैसला करेगा तो बाकी जो 13 लाख केसेस हैं उनका फैसला कौन करेगा, उनके ऊपर तवज्जो कौन देगा। तो वो सारा जो बिजनेस है लॉ एंड जस्टिस का वो एक साइड पे, और ये केस जो है एक साइड पे, क्योंकि सारे जो जजेस है वो तो इसमें एंगेज हो गए हैं।
तो बाकी जो लोग जिनके अरबों खरबों रुपए के केसेस वहाँ पे पड़े हुए हैं और वो अपील में या सजाए मौत के कैदी हैं और उनकी मौत का वक्त आ गया हुआ है और सजाए मौत का वक्त आ गया है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपील करके बैठे हुए, तो उनका तो केस ही नहीं खुल रहा। तो उसे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन सब का क्या बनेगा। तो हमने इसको भी इंगेज करना शुरू कर दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर ना एक ट्रेजेडी है कि हम सब एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे हैं और उस ज़ख्मी करने के चक्कर में एक शख्स 4-4 लोगों को इंगेज कर लेता है। ज़ाहिर है अगर वजारत दाखिला ज़ख्मी हो गई तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करेगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी सपोर्ट करना शुरू कर देगी। फॉरेन मिनिस्टर वापस आ गए, फिर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जिस मिनिस्ट्री ने जो काम करना है वो तो काम नहीं कर पा रही। फिर तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जितने भी सियासतदान हैं या पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, आप दूसरों को ज़ख्मी करना बंद करें, क्योंकि जब आप किसी को ज़ख्मी करते हैं तो पूरा सिस्टम फिर बैठ जाता है और उस सिस्टम के बैठने का नुकसान ये होता है कि पूरा मुल्क तबाह हो जाता है। तो अब अगर हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो हमें ये जो एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहा पोजीशन है ना, इससे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। और अगर हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के आवाम को बचाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी दूसरों को ज़ख्मी करना बंद करें, क्योंकि एक बेचारा जब ज़ख्मी हो जाता है तो फिर 4-5 लोग उसके साथ दूसरे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इदारों के अंदर भी ये है कि इदारों को सिर्फ अपना काम करना दें। अगर वो अपना काम नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। और मेरी सबसे ज़्यादा दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब से हैं कि इस मुल्क पर रहम करें। आपका मसला जो है ना पार्लियामेंट हाउस से हल होना है। आप एक दरख्वास्त दे दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हम माजी को माजी करके उसको बंद करके आगे बढ़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं, अपील करते हैं आपसे कि पंजाब असम्बली बहाल कर दें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बहाल कर दें और हमें पार्लियामेंट हाउस में वापस जाने की इजाज़त दे दी जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पुराने फैसले अनडू कर देगी तो पंजाब असम्बली बहाल हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बहाल हो जाएगी और आप अपोजिशन लीडर की हैसियत से पार्लियामेंट हाउस में दोबारा वापस चले जाएंगे, तो उससे जाके मसला हल होगा। इस तरह सड़कों के ऊपर रोने धोने से ये मसला हल नहीं होगा। मुल्तान के अंदर कल आपने देख ही लिया, जहाँ पे चौथी अपील थी आपकी गिरफ्तारियों की, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, जो आपके करीब तरीन लोग हैं वो भी गिरफ्तारी नहीं दे रहे। तो ये जेल भरो छोड़ दें, पार्लियामेंट हाउस भरो, इससे मसला हल होगा। और दूसरों को ज़ख्मी करना बंद करें। ये स्टेट आपकी भी उतनी है जितनी दूसरों की है। अगर आप इसके साथ इंतकाम लेंगे या इसे दुश्मन की फ़ौज समझेंगे तो फिर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। खान साहब।